अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे PSY 405 के लेसन नंबर 13 और 14 को कंबाइन ही। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपके हैंडआउट्स में ना, मैंने पहले भी ये चीज़ आप लोगों को बताई है, हैंडआउट्स के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ की हुई है, ऊपर नीचे हर चीज़ की हुई है। 13-14 जो लेसन है ना, हर चीज़ 13 के अंदर इन्होंने दी हुई है, 14 को फिर से रिपीट किया हुआ है। मतलब कि 14 के अंदर भी वही चीज़ें हैं जो 13 नंबर लेसन के अंदर है। सो हम इसको कंबाइन ही पढ़ेंगे 13 और 14 को। मीन टू से हम सिर्फ 13 पढ़ेंगे और 14 के अंदर जो हर चीज़ कवर हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। एरिक एरिक्सन की थेरीज को आज पढ़ेंगे हम, उन्होंने क्या काम किया। स्टार्ट कर लेते हैं अपना। एरिक्सन जो है, इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, दो चीज़ें थी उसके अंदर। उन्होंने सेक्सुअल रिलेशन की बजाय सोशल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। दूसरी चीज़, इन्होंने बंदे की एंटायर लाइफ पे फोकस किया था। मतलब ये कि पैदाइश से लेके उसके मरने तक की। कंसेप्ट ऑफ थ्योरी के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, एनाटमी एंड डेस्टिनी है, ईगो साइकोलॉजी है, 8 स्टेजेस हैं और गोल ऑफ थेरापी है। एनाटमी और डेस्टिनी को देखते हैं। एनाटमी और डेस्टिनी मीन टू से कि उसने कहा बायोलॉजी और जेनेटिक्स इज़ वन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बट कल्चर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। उसने कहा कि बायोलॉजी और जेनेटिक्स जो हैं वो बिल्कुल पर्सनैलिटी पे असर करती हैं, लेकिन जो कल्चर है ना वो भी बहुत ज़्यादा असर करता है। उसने कहा दो सेक्सेस जो हैं, डिफरेंस उनके अंदर, मतलब मेल और फीमेल जो हैं इनके अंदर डिफरेंस होता है, वो बायोलॉजिकली होता है, लेकिन सोशली भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सोशल के लिहाज से भी देखा जाए ना अगर, तो ये फिर भी हमें डिफरेंस पता चलेगा। ये चीज़ सोशली भी डिफरेंस करती है सेक्स को। आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आती जाएगी जो अभी मैंने कही है। ईगो साइकोलॉजी क्या है? फ्रॉइड ने कहा था जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस का काम करता है, लेकिन एरिक्सन ने कहा ऐसा नहीं है, इसका एक अपना अलग फंक्शन है। ये हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करती है, ये हार्मनी पैदा करती है। क्योंकि इसके ईगो पर क्योंकि इसने ईगो पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, इसलिए इसकी थ्योरी को ईगो साइकोलॉजी का नाम दे दिया। इसने ये भी में डिस्कस किया है कि ईगो किस तरह जो है गेन करती है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, और किस तरह अपनी पावर को लूज करती है। आगे है 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 8 स्टेजेस जो थी उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल की बात कर रहा है। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कह रहा है कि 8 स्टेजेस को जो नाम दिया गया ना, उनको जिस प्रिंसिपल के तहत डिवाइड किया उसने स्टेजेस में, उसको एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या है कि ये वो प्रिंसिपल है जो बायोलॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इंसान की 8 स्टेजेस हैं जो कि बायोलॉजिकली एग्जिस्ट करती हैं और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये ऐसे होना ही होना है, ये बंदे के साथ पेश आएंगी 8 की 8 स्टेजेस। इसके अंदर कह रहा है कि दो तरह की रेजोल्यूशन होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रेजोल्यूशन जो है, इसके अंदर एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है, स्ट्रॉन्ग ईगो होती है उसकी, एडजस्टमेंट और अडॉप्टेशन जो है ना, किसी भी सिचुएशन में वो एडजस्ट हो सकते हैं, किसी भी किस्म की अडॉप्टेशन वो करनी हो तो कर सकते हैं। मतलब हालात का सामना वो कर सकते हैं पॉजिटिव रेजोल्यूशन वाले लोग। लेकिन जो नेगेटिव रेजोल्यूशन वाले लोग हैं वो इसके ऑपोजिट है, वो हालात का सामना नहीं कर सकते, उनकी ईगो बहुत वीक होती है। हेल्थी इंडिविजुअल नहीं होता वो, बिल्कुल भी एक वीक इंडिविजुअल होता है। किसी भी किस्म के हालात आ जाएं वो उसका सामना नहीं कर सकते, वो आगे से कमज़ोर हो जाते हैं, हार जाते हैं हालात से। इसमें एक फैक्टर बयान करा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? मतलब ये इंसान देखता है कि वो कौन है और वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है ज़िंदगी की। और ये चीज़ जो चाइल्डहुड के स्टार्ट से लेकर अडल्टहुड के स्टार्ट तक एग्जिस्ट होती है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? ये 5th स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर पाई जाती है आइडेंटिटी क्राइसिस। इसके अंदर या तो बंदा पॉजिटिव आइडेंटिटी की तरफ चला जाता है या फिर नेगेटिव की तरफ चला जाता है। ये इसके अंदर सिर्फ डिस्कस किया गया। आगे है पॉजिटिव आइडेंटिटी और नेगेटिव आइडेंटिटी।
मतलब ये कि जिसके अंदर एक बंदे को फुली अवेयर होता है अपने बारे में नॉलेज होता है, अपने लाइफ के गोल्स का पता होता है उसे, और पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव में बंदा इन चीज़ों का कुछ भी बंदे को पता नहीं होता, अपने गोल्स वगैरह का, सोसाइटी में क्या गोल है उसके, क्या किरदार है, क्या करना है उसने, कुछ भी उसे पता नहीं होता। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो हैं ये जिस तरह लिखी हुई हैं एज इट इज़ ही याद करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो पूछ सकता है कि 2 स्टेजेस या 3 या फिर 5 स्टेजेस लिखें, और जो शॉर्ट के हवाले से आ सकता है कि आपको हर स्टेजेस का याद करना पड़ना है, कि जैसे बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट है, ये बर्थ टू 1 ईयर है। दूसरी जो है एनाटमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये 1 to 3 ईयर्स है। तीसरी जो है 4 to 5 ईयर्स है। 6 to 11 है अगली। इस तरह ये सारी ना याद करने को, कौन सी स्टेज का लिमिट जो है ना कितने सालों से कितने साल तक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये शॉर्ट एमसीक्यूज के वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल ऑफ साइकोथेरापी, गोल्स क्या हैं इसकी थ्योरी के, इसकी साइकोथेरापी के? बंदे का ईगो मजबूत होगा, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर सकेगा। एक बंदा जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसका जब तक ईगो स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकेगा, उनका सामना नहीं कर सकेगा। सो इसका मकसद जो है वो यही है कि लोगों के गोल को मजबूत कर, ईगो को मजबूत करना, ईगो को फोकस करना और उसको मजबूत करना, ताकि लोग जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकें। इवेलुएशन देखते हैं। इवेल्यूशन मतलब थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो हैं कि इससे हम क्या अखज़ करते हैं, क्या क्या दिए हैं उसने, उसको देखते हैं। इट्स नेम ईगो साइकोलॉजी, इसका नाम ईगो साइकोलॉजी है क्योंकि इसने ईगो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, इसलिए इसको ईगो साइकोलॉजी का नाम दे दिया गया। इट इज़ साइको सोशल थ्योरी, इसने सोशल सिस्टम पे जो है ना, सोशियोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया है, इसने लोगों के सोशल रिलेशंस पे ज़्यादा जोर दिया है बजाय सेक्स रिलेशंस के। ईगो जो है बंदे की लाइफ को ऑर्गेनाइज कर देती है। ईगो इज फ्री इन हिज वर्ड। ईगो जो है ये कह रहा है कि इसने फ्रॉइड के अगेंस्ट बात की कि ईगो बैलेंस नहीं करती इड और सुपर ईगो के दरमियान। एरिक्सन गिव इंपॉर्टेंट टू सोशल एक्सपीरियंस। 8 स्टेजेस दी उसने। उसने कहा कि हर बंदा जो है इन स्टेजेस से गुजरता है, जिनके अंदर होप, केयर, विजडम, फर्टेलिटी वगैरह, ये सारी 8 स्टेजेस में आती हैं। इसने कहा रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एक इसने ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। आगे एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो, मतलब इनका है साइकोथेरापी में इस्तेमाल है, एजुकेशन में है, चाइल्ड रियरिंग एंड डेवलपमेंट, बच्चे की बर्थ और पैदाइश से लेके एंड तक, उन डेथ तक जो सारा डिस्कस किया गया उसकी बात कर रहा है। आगे एप्लीकेशन इसकी एक ये है कि इसने ना हिस्टोरिकल फिगर जो है, मेजर हिस्टोरिकल फिगर, इनको स्टडी किया था। ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हिस्टोरिकल फिगर को उसने स्टडी किया था। पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी थी? पहला है अडोल्फ हिटलर है, दूसरा मार्टिन लूथर है, और तीसरा है महात्मा गांधी। इन तीनों को इसने डिस्कस किया था, इन पे स्टडी की थी इसने बहुत ज़्यादा। बायोग्राफिकल स्केच में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डिस्कस किया कि इसकी फैमिली ज्यू फैमिली के साथ रिलेशन था, तो बड़ा स्कूल में कन्फ्लिक्ट का शिकार होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना काम शुरू किया, और ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसके अंदर डिस्कस कर रहा है। कोई भी चीज़ में इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं निशान लगा देता। एनाटमी और डेस्टिनी और ईगो साइकोलॉजी सेम, देखा आपको मैंने बताया ना, गड़बड़ की हुई है हैंडआउट्स में, सेम ऊपर वाली चीज़ ही है, ये दोबारा इसने लिख दी है। आगे इसी तरह देख लें अगले लेसन के अंदर 14 के अंदर भी देखें, कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, एनाटमी, डेस्टिनी, 8 स्टेजेस, मतलब ये दोबारा से सारी चीज़ें, एप्लीकेशन इसकी सारी चीज़ें दोबारा से वो रिपीट कर रहा है, बार बार ये लिख रहा है। ये देखें गोल ऑफ साइकोथेरापी, एक चीज़ काम की जो उसके अंदर करने वाली जो पिछले लेसन में नहीं है, पिछला तो सारा पिछले लेसन वाला ही है ना। फ्रॉइड और एरिक्सन का कंपैरिजन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, इसको देख लें। फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी पर की डेवलपमेंट पर जोर दिया था, एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी पर जोर दिया था। फ्रॉइड ने कहा था ईगो इंपॉर्टेंट है, मास्टर कंट्रोल जो ईगो के पास है, लेकिन एरिक्सन ने कहा था ईगो का अपना एक अलग रोल है, मास्टर कंट्रोल ईगो के पास अगर है भी तो इड का अपना रोल है, सुपर ईगो का अपना रोल है, इसका ईगो का इड और सुपर ईगो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कहा था अनकॉन्शियस जो है ना, फ्रॉइड ने, अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऐसा नहीं है।
जो सोशल एक्सपीरियंसेस है ना बंदे के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड ने कहा साइकोथेरेपी जो है ना अनकॉन्शियस मैकेनिज्म और टेक्निक्स को यूज़ करके ना, इसके अंदर इसने कहा ड्रीम्स एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन शामिल है। लेकिन जो एरिक्सन था इसने कहा ऐसा नहीं है, उसने इसके लिए अलग से 8 स्टेजेस दी डेवलपमेंट की। फ्रॉइड ने जो अपने मज़हब पर मतलब के ओरिजिन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था, रिलीजन पर, लेकिन एरिक्सन ने रिलीजन पर बहुत जोर दिया। एवेलुएशन है वही नतायज जो हैं जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही दोबारा इसके अंदर बात कर रहा है। व्यूअर ये आपका जो था आज का लेसन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और घबराना नहीं है आप लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल भी कि कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है ना, 13-14 लेसन दोनों इन्होंने अजीबोगरीब तरीके से लिखे हुए हैं, मिक्स किए हुए हैं। तो मैंने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हाईलाइट कर दी और जो लेक्चर के अंदर डिलीवर कर दिया जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप मेरा लेक्चर ले लेना, एक दफ़ा सुन लें इसको गौर से और इसको याद कर लें, तो ये 13 और 14 लेक्चर जो आपका कवर हो रहा है ये एनफ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।